प्यारे बच्चों, नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NTA नेट सेलेक्ट पॉलिटिकल साइंस में। कल के दिन हमने सामूहिक सुरक्षा पर अध्ययन किया था और आप में से कई छात्राओं ने और कई छात्र छात्राओं ने यह शिकायत की थी कि उनके सामूहिक सुरक्षा शब्द क्या इसका अर्थ है वो समझ में नहीं आ पा रहा है। तो आज हम उस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप इसको बारीकी से समझ पाएँ। तो सामूहिक सुरक्षा जिससे पहले मैं प्रारंभ करता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने मित्रों को इसे शेयर अवश्य कर लें ताकि वो लोग भी इससे लाइव सेशन से जुड़ जाएं और इसका लाभ ले सकें। तो चलिए सीधा प्रारंभ करते हैं अपने वीडियो को। सामूहिक सुरक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि सामूहिक और सुरक्षा। सामूहिक यानी कि समूह में, और सुरक्षा क्या है? आत्मरक्षा या रक्षा। तो जब अकेले में कोई व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करे तो वो सामूहिक रूप से जब उस सुरक्षित होने का प्रयास करे तो उसको ही सामूहिक सुरक्षा कहते हैं। इसे साधारण शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि आप अकेले हैं तो आपसे शक्तिशाली व्यक्ति आपको युद्ध में हरा सकता है, किंतु जब आप समूह में रहेंगे तो आपको हराना क्या होगा? संभव नहीं होगा। किंतु सामूहिक सुरक्षा और अन्य कई ऐसे शब्द हैं जो सामूहिक सुरक्षा से मेल खाते हैं, जैसे सामूहिक मोर्चाबंदी या सामूहिक रक्षा। तो इनको आज हम अलग अलग देखने का प्रयास करेंगे ताकि आप सामूहिक सुरक्षा को बारीकी से समझ सकें। तो वैसे एक विद्वान हुए हैं प्रोफेसर महेंद्र कुमार, उन्होंने माना है कि सामूहिक क्या है? माध्यम है, और सुरक्षा क्या है? उद्देश्य है। यानी कि सुरक्षा हम चाहते हैं, हमारा उद्देश्य है कि हम सुरक्षित रहें, इसलिए हम समूह को बनाते हैं। तो यह समूह क्या हुआ? एक माध्यम हुआ, और दोनों को मिला के बना सामूहिक सुरक्षा। अब सामूहिक सुरक्षा और सामूहिक रक्षा में अंतर क्या है? तो सामूहिक सुरक्षा कुछ या अनेक, सामूहिक रक्षा को पहले समझ लेते हैं। सामूहिक रक्षा कुछ या अनेक यानी कि दो या दो से अधिक, कितने भी राष्ट्र हो सकते हैं, देशों के मध्य एक संधि या वचनबद्धता है जो कि अपनी रक्षा के लिए, केवल और केवल अपनी रक्षा के लिए, या उस समूह में जो राष्ट्र है उनकी रक्षा के लिए उस समय एक दूसरे को सहयोग देंगे। किस समय? जबकि युद्ध की स्थिति आ जाएगी, और टाइम पर वो एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे जब उन्हें किसी पूर्व निर्धारित शत्रु का सामना करना होगा। यानी कि सामूहिक रक्षा में क्या है? एक हमारा शत्रु पहले से डिसाइड है कि यह हमारा शत्रु है, या यह राष्ट्र हमारा शत्रु है, यह व्यक्ति हमारा शत्रु है, और उससे रक्षा के लिए हम समूह में क्या हुए हैं? एकत्रित हुए हैं। जैसे कि आपने साधारण शब्दों में कहें तो आपने अपने आसपास लड़कों को देखा होगा, हमारा गैंग है, और अगर इसे सही शब्दों में कहें तो हमारा समूह है, सेना का समूह। और गैंग ये एक सही शब्द नहीं होगा यहाँ पे यूज करना, किंतु ऐसा समूह बना लेते हैं। तो सामूहिक रक्षा में क्या है कि हमारा एक पूर्व निर्धारित शत्रु है और उससे रक्षा के लिए हमने क्या कर लिया है? सहयोग बना लिया है। जैसे शीत युद्ध के दौरान में नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, इस प्रकार के समूह बनाए गए थे। उनका पूर्व निर्धारित शत्रु था नाटो, जो कि अमेरिकी पूंजीवादी समूह था। सीटो भी कुछ इस प्रकार का था, और वार्सा पैक्ट जो था वह सोवियत संघ का समूह था, जो कि उसने नाटो के विरोध स्वरूप में बनाया था। अमेरिका ने नाटो बनाया तो सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट का गठन किया, और अपने जो साम्यवादी विचारधारा को मानने वाले देश हैं उनको मिला लिया, ताकि उसमें क्या था? अगर नाटो पे कोई राष्ट्र अटैक करता है तो वो क्या माना जाएगा कि संपूर्ण किसी भी एक राष्ट्र, नाटो के किसी भी एक सदस्य राष्ट्र पर अगर अटैक किया जाता है तो यह माना जाएगा कि नाटो के संपूर्ण राष्ट्रों पर क्या किया गया है? अटैक किया गया है। किंतु यह सामूहिक रक्षा प्रणाली थी, ना कि सामूहिक सुरक्षा प्रणाली। और इसमें शत्रु क्या है? सामूहिक रक्षा प्रणाली में
पहले से ही हमारा डिसाइड शत्रु है। अमेरिका ने रूस को और उसके सहयोगों को शत्रु मान लिया था, जबकि रूस ने अमेरिका को और उसके सहयोगियों को अपना शत्रु मान लिया था। तो कुल मिलाकर क्या है, इसमें जो शत्रु है और या समूह का शत्रु है, यानी कि पूरा का पूरा समूह ही शत्रु हो गया, तो उसकी जानकारी क्या होती है, पहले से होती है। जबकि सामूहिक सुरक्षा में ऐसा नहीं होता है। विश्व के सभी या लगभग सभी देशों की यह वचनबद्धता है कि वह किसी भी आक्रामक देश को पराजित करने के लिए सामूहिक प्रयास करेंगे। अर्थात इस व्यवस्था में कोई पूर्व निर्धारित शत्रु नहीं है। सामूहिक रक्षा में जहां आपका पूर्व निर्धारित शत्रु है, किंतु सामूहिक सुरक्षा में पूर्व निर्धारित शत्रु नहीं है। समझने का प्रयास करें। अगर सामूहिक सुरक्षा बना दी है तो विश्व में किसी भी देश पर अटैक हुआ है तो सामूहिक सुरक्षा के देश यह समझेंगे कि वह अटैक हम पर हुआ है। यहां शत्रु डिसाइड नहीं है। हो सकता है चीन और पाकिस्तान क्या है, मित्र राष्ट्र हैं। उदाहरण से समझने का प्रयास करें। चीन और पाकिस्तान मित्र राष्ट्र हैं, किंतु पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया है तो यह समझा जाएगा कि पाकिस्तान ने चीन में भी अटैक किया है, क्योंकि सामूहिक सुरक्षा में सभी देश, कुछ नहीं बल्कि सभी या लगभग सभी देश, अगर वो सामूहिक सुरक्षा में सम्मिलित नहीं होगा तो बात अलग है, किंतु सामूहिक सुरक्षा में सम्मिलित होगा तो यह माना जाएगा कि यह अटैक उस पर भी है, तो चाइना पाकिस्तान के खिलाफ भी क्या करेगा, कार्रवाई करेगा। यानी कि अगर मित्र राष्ट्र ने भी किसी राष्ट्र पर अटैक किया है तो आपको यह मानना पड़ेगा कि वह मुझ पे किया हुआ अटैक है। जबकि सामूहिक रक्षा में ऐसा नहीं था। वहां आपने गुटबंदी कर ली थी, दो अलग अलग गुट बन गए थे, एक गुट दूसरे का शत्रु है और दूसरा गुट पहले का शत्रु है। यहाँ कोई डिसाइडेड शत्रु नहीं है। सभी राष्ट्र जो कि सामूहिक सुरक्षा में सम्मिलित हो गए हैं, चाहे वो 50 है, 60 है, 100 है, उन्होंने यह मान लिया है कि कोई भी राष्ट्र अगर किसी दूसरे राष्ट्र पर अटैक करता है तो सारे के सारे मिलकर क्या करेंगे, उसका प्रतिरोध करेंगे। तो सामूहिक सुरक्षा क्या है, विश्व शांति को स्थापित करने का एक प्रयास है। जबकि सामूहिक रक्षा क्या है, यह गुटबंदी है अपने शत्रु से रक्षा पाने के लिए। तो मेरा ख्याल है सामूहिक रक्षा और सामूहिक सुरक्षा में आपका अंतर स्पष्ट हो गया होगा। हुआ है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बता दें। उसके पश्चात अब हम इनिस क्लाड महोदय हैं, उन्होंने सामूहिक सुरक्षा की कुछ पूर्व मान्यताएं बताई है। अभी हम और भी देखेंगे, सामूहिक सुरक्षा और विश्व सरकार को देखेंगे। इसके अतिरिक्त सामूहिक सुरक्षा और सामूहिक मोर्चाबंदी देखेंगे, सामूहिक सुरक्षा और प्रादेशिक संगठन देखेंगे, क्योंकि ये भी इससे मिलते जुलते नाम है और कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है छात्रों को। तो उससे पूर्व इनको हम अभी देखेंगे। उससे पूर्व इनिस क्लाड महोदय ने सामूहिक सुरक्षा की कुछ पूर्व मान्यताएं बताई हैं, यानी कि सामूहिक सुरक्षा कब स्थापित होगी तब हम उसे सामूहिक सुरक्षा कहेंगे। तो उनको देख लेते हैं। 6 मान्यताएं इन्होंने बताई है। पहला है, आक्रमण की एक सर्वमान्य परिभाषा हो। इसके अभाव में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आक्रमणकर्ता की पहचान करना पाना क्या होगा, कठिन होगा। आक्रमण की परिभाषा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा शीत युद्ध के दौरान कि अगर कोई राष्ट्र शीत युद्ध के दौरान और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व भी ये घटनाएं घटी है कि कोई राष्ट्र आक्रमण कर रहा है, किंतु उसका मित्र राष्ट्र बोल रहा है न जी ये आक्रमण नहीं है। वह स्वयं राष्ट्र बोल रहा है यह आक्रमण नहीं है, बल्कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए सैन्य गतिविधियों को बढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी सुरक्षा के लिए सैनिकों को तैनात कर रहा हूँ। तो इसलिए आक्रमण की क्या हो, एक सर्वमान्य परिभाषा हो जिसको सब माने कि हाँ ये गतिविधि आपकी आक्रमण है और ये गतिविधि आपकी आक्रमण नहीं है। तभी क्या है, आक्रमणकर्ता की पहचान की जा सकती है। जब तक आप आक्रमण को की एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं दे देते हैं, तब तक आप आक्रमणकर्ता को पहचान नहीं सकते हैं और सामूहिक सुरक्षा का जो आपका सपना है वो साकार नहीं हो सकता है। दूसरी मान्यता इनकी है कि एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए जो कि आक्रामक राष्ट्र की पहचान करके उसको दंडित कर सके। यानी कि एक संस्था भी आपके पास होनी चाहिए, कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए। जैसे भारत में
न्यायालय है, उसका काम है आपको न्याय करना या सिद्ध करना कि कौन व्यक्ति गलत है और कौन व्यक्ति सही है। तो वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था होनी चाहिए जो कि आक्रामक राष्ट्र को, पहले तो आक्रमण की परिभाषा होनी चाहिए, फिर आक्रामक जो राष्ट्र है उसकी पहचान करके कि इस राष्ट्र ने आक्रमण की गतिविधि की है, उसको क्या कर सके, दंडित कर सके। जब तक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं होगी तब तक पुनः सामूहिक सुरक्षा के जो स्वप्न है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। तीसरी मान्यता है कि विश्व के सभी देश शांति के प्रति वचनबद्ध हो तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति निष्ठावान हो, ताकि वे शांति के हित में अपने अल्पकालीन हितों का बलिदान करने को तैयार हों। यह अवस्था कब आती है? जब आपके किसी मित्र राष्ट्र से कुछ संबंध है और आपके वहाँ से कुछ राष्ट्रीय हित पूरे होते हैं, या यूँ समझ लीजिए आपका बाजार वहाँ है, आपको कच्चे माल की पूर्ति उस राष्ट्र से होती है, किंतु वो राष्ट्र आक्रामक भी है, तो आपके कुछ हित जुड़े हुए हैं उस राष्ट्र के साथ। तो अपने हितों के कारण आप उस राष्ट्र को, जैसा वो कहेगा मैं आक्रमणकारी नहीं हूँ, आप ऐसा ही बोलिए विश्व समुदाय में, तो आप वैसा ही बोलेंगे। तो इसलिए अपने अल्प हितों को छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए और शांति के प्रति वचनबद्ध कि शांति किसी भी कीमत पर स्थापित होनी चाहिए, फिर चाहे मेरे हित इससे प्रभावित हो चाहे न हो। तो यह तीसरी मान्यता उन्होंने बताई है। चौथी मान्यता उनकी है कि सुरक्षा व्यवस्था के देश, यानी कि जितने भी राष्ट्र जो सामूहिक सुरक्षा है उसमें सम्मिलित हो गए हैं, यथास्थिति में परिवर्तन करने के लिए अपने अधिकार को त्याग दें। यानी कि यथास्थिति का अर्थ है कि शांति की स्थिति या जो युद्ध की स्थिति है उसको शांति में परिवर्तन करने के लिए अपने अधिकार को त्याग दें। अगर कोई राष्ट्र उसमें महाशक्तिशाली है, कोई राष्ट्र शक्तिशाली है, तो वो अपनी उस स्थिति को त्याग दे। उसे अगर अपने हथियारों को छोड़ना पड़े, अपने हथियारों को समाप्त करना पड़े, तो उसके लिए वो तैयार रहे। क्यों? क्योंकि वो विश्व शांति चाहता है, और अगर ऐसा नहीं करता है तो उस विश्व शांति के सपने को हम साकार नहीं कर सकते, जो कि सामूहिक सुरक्षा के माध्यम से हम करना चाहते हैं। दूसरा, जो देश यह अधिकार छोड़ना नहीं चाहते उसके विरुद्ध लड़ाई करने को तैयार रहे। और अगर कोई राष्ट्र ऐसा कहता है कि मैं अपनी यथास्थिति को नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मैं अपने हथियारों की होड़ को और बढ़ाना चाहता हूँ, तो उसके खिलाफ पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कार्रवाई करने को तैयार रहे। ऐसा हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो इसलिए जो ये सामूहिक सुरक्षा है ये अस्तित्व में आ भी नहीं पाई है। अगली जो मान्यता है वह है कि द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संधियों के लिए इस व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होगा। द्विपक्षीय यानी कि दो राष्ट्रों के मध्य संधि, और बहुपक्षीय यानी कि बहुत सारे राष्ट्रों के मिलके संधि, जैसे कि नाटो, सीटो, सेंटो, सार्क, आसियान, ये सारे क्या है, किसी न किसी रूप में संधि है, चाहे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संधियां हैं। तो इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी। भले ही इनमें से कहीं सार्क, आसियान जो हैं वह सिर्फ युद्ध की अवस्था के लिए नहीं बल्कि अन्य सहयोग के लिए संगठन बनाए हुए हैं, जैसे व्यापारिक सहयोग है या अन्य साझेदारियां हैं, किंतु ऐसी संधियों को किसी भी कीमत पर स्थान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसी संधियों का बनाते तो किसी और उद्देश्य से हैं, किंतु उसके पीछे कुछ और हित, जैसे कि अपनी सुरक्षा सर्वोपरि होती है और अपने शत्रु से रक्षा के लिए ही ये संगठन पीछे से काम करते हैं। तो ऐसे संगठनों को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा, ऐसे संगठनों को त्यागना होगा। यह इनकी पांचवी मान्यता है। अंतिम मान्यता इनकी है कि शक्ति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हाथों में केंद्रित होनी चाहिए ताकि कोई महाशक्ति इसके मार्ग में बाधा न बन सके। अगर आपको सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था को सच में लागू कराना है तो एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, यानी कि चाहे जैसे राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो सकते हैं। तो ऐसे समुदायों के पास आपको पूरी शक्ति देनी होगी। वो जो निर्णय करेंगे उस निर्णय के अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए। जब तक यह व्यवस्था भी काबिल नहीं, लागू नहीं होती, तब तक हम सामूहिक सुरक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इनमें से कोई भी तत्व मुझे नहीं लगता आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्पष्ट है। इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं, जो सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था है, वो अस्तित्व में नहीं आ पाई है। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि सामूहिक सुरक्षा एवं सामूहिक मोर्चाबंदी में क्या अंतर है। सामूहिक मोर्चाबंदी भी कुछ रूप में सामूहिक रक्षा की ही प्रकार की है।
किंतु सामूहिक मोर्चाबंदी में जरूरी नहीं है कि युद्ध की स्थिति हो। एक मोर्चा आपने बना लिया, मोर्चे में आप शत्रु भी हो सकते हैं, आप मित्र भी हो सकते हैं, यानी कि आप आक्रमणकारी भी हो सकते हैं और आप शांति प्रिय भी हो सकते हैं, किंतु आपने मोर्चा बना लिया है। जैसे कि शीत युद्ध के दौरान के नाटो और वार्सा पैक्ट को आप ले सकते हैं। वैसे सामूहिक सुरक्षा और सामूहिक मोर्चाबंदी दोनों ही सिद्धांतों में सामूहिक कार्यवाही यानी कि समूह में कार्यवाही की जाती है तथा आक्रमण के प्रतिरोध की प्रतिबद्धता नजर आती है। दोनों ही व्यवस्थाओं में एक तो हम समूह में कार्यवाही करते हैं और दूसरा किसी ने अगर आक्रमण किया है तो उसके आक्रमण का जवाब देते हैं। किंतु सामूहिक मोर्चाबंदी में जो ये सिद्धांत है, इसके अंतर्गत थोड़े राज्य का ही आपसी सहयोग अस्थाई, अस्थाई व तदर्थ रूप से देखा जाता है। यानी कि जो सामूहिक मोर्चाबंदी है उसमें कुछ राष्ट्रों का ही क्या है योगदान होता है, समस्त राष्ट्रों का नहीं होता है। जबकि सामूहिक सुरक्षा में क्या है, समस्त राष्ट्रों का योगदान होता है। किसी भी एक राष्ट्र ने अगर आक्रमण की कार्रवाई की है तो बाकी समस्त राष्ट्र क्या है, उस आक्रमणकर्ता के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। जबकि सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत के अंतर्गत लगभग सभी राष्ट्र अथवा अधिकांश राष्ट्र स्थायी रूप से संभावित आक्रमणकारी का विरोध करने के लिए अथवा विश्व शांति स्थापित करने के लिए क्या होते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं। तो सामूहिक सुरक्षा को मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं, इसलिए सामूहिक मोर्चाबंदी को आप समझिए। इसमें समूह में कार्यवाही होती है किंतु सारे राष्ट्र एक साथ कार्यवाही में भाग नहीं लेते हैं, यह आपने ध्यान रखना है। उसके पश्चात सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत का ध्येय क्या है, किसी भी प्रकार के आक्रमणकारी का मुकाबला करना है। आक्रमणकारी कोई भी हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, आपका शत्रु हो सकता है, या कोई तटस्थ राष्ट्र हो सकता है। अगर वह आक्रमण की कार्रवाई करता है तो सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत आप उस पर क्या करेंगे, समस्त राष्ट्र मिलकर कार्यवाही करेंगे। सामूहिक सुरक्षा ऐसे हर देश के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है जो आक्रमण करे, चाहे वो देश किसी विशेष के साथ मैत्री संधि से जुड़ा हो या उसका मित्र हो या उसका दुश्मन हो, यह मैं समझा चुका हूं। जबकि सामूहिक मोर्चाबंदी के अंतर्गत विश्व शांति भंग करने वाले राष्ट्र का स्वरूप निश्चित होता है। यानी कि आपने जब सामूहिक मोर्चाबंदी की है, आप इसको प्रथम विश्व युद्ध की घटना और द्वितीय विश्व युद्ध की घटना से पूर्व की घटनाओं से जोड़ सकते हैं कि आपने गुट बनाया, एक जापान, चीन, जर्मनी इसका गुट बना और एक मित्र राष्ट्रों का गुट बना। तो जो जापान, चीन इस प्रकार के राष्ट्र थे, इनको ध्रुवीय राष्ट्र कहा गया और जो अन्य राष्ट्र थे उनको मित्र राष्ट्र कहा गया। तो मित्र राष्ट्रों ने क्या किया, अपने शत्रुओं के प्रति क्या है, क्योंकि उन्होंने माना ये शत्रु राष्ट्र है और इनके प्रति मोर्चाबंदी की और विश्व शांति की कोशिश की, या यूं कहें युद्ध में जीतने का प्रयास किया। और वहां जो शत्रु था वो निश्चित था, डिसाइडेड था कि ये राष्ट्र हमारे शत्रु हैं। किंतु सामूहिक सुरक्षा में आपका कोई डिसाइडेड शत्रु नहीं होता है। जो भी देश ऐसी कार्रवाई करे या शांति को भंग करने की कोशिश करे विश्व में, तो वो आपका शत्रु बन जाता है, पहले ही डिसाइड नहीं होता है। सामूहिक मोर्चाबंदी के अंतर्गत पहले से ही सैनिक तैयारियां चलती रहती है। एक बात और ध्यान आपने रखनी है कि सामूहिक मोर्चाबंदी में जैसे कि अभी कई प्रकार के मोर्चाबंदी हमको देखती है, नाटो अभी भी अस्तित्व में है और अन्य भी राष्ट्र क्या है मोर्चाबंदी करते रहते हैं। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर मोर्चाबंदी करता रहता है, भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मिलकर मोर्चाबंदी चलती रहती है। तो यह क्या है, यह है सामूहिक मोर्चाबंदी, यानी कि कुछ लोगों ने मिलकर मोर्चा बना लिया कि हम आपको सहयोग करेंगे। जबकि सामूहिक सुरक्षा में ऐसी सैनिक तैयारियां नहीं होती है। जैसे ही युद्ध की अवस्था आएगी वैसे ही सारे राष्ट्र मिलकर क्या है, अपनी अपनी सेना को, जैसे कि आपने संयुक्त राष्ट्र संघ सेना सुनी होगी, शांति सेना जिसे कहा जाता है, तो वह कुछ हद तक जो सामूहिक सुरक्षा का बात है उसको पूर्ण करती है। सामूहिक मोर्चाबंदी की अवधारणा यथार्थ में सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत की मूल भावना के प्रतिकूल है। क्यों? क्योंकि इसमें अंततोगत्वा सैनिक गुटबंदियां की क्या है कार्यवाहियां चलती रहती है। इसलिए सामूहिक सुरक्षा और सामूहिक मोर्चाबंदी में भी अंतर मैंने कर दिया है। अब हम देखेंगे सामूहिक सुरक्षा और प्रादेशिक संगठन। प्रादेशिक संगठन जिनको कि हम क्षेत्रीय संगठन कहते हैं, और सामूहिक सुरक्षा मैंने आपको बताया वैश्विक रूप में सुरक्षा। तो जो प्रादेशिक संगठन होते हैं वो संधियां सामूहिक सुरक्षा के उद्देश्य से ही की जाती है। जैसे सार्क है, आसियान है, ये सुरक्षा के उद्देश्य से ही की है कि हम पर कोई राष्ट्र अटैक करेगा तो हम मिलके क्या है जवाबी कार्रवाई करेंगे।
किंतु प्रादेशिक संगठन क्या है, किसी प्रदेश की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं, कोई विशेष प्रदेश की रक्षा के लिए। ये प्रदेश के हितों से संबंधित होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रादेशिक संगठन, मैंने पहले भी बताया कि अन्य हित भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सुरक्षा का ही उद्देश्य हो, वो व्यापारिक हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, इस प्रकार के हो सकते हैं, जबकि सामूहिक सुरक्षा में ऐसा नहीं होता है। अनेक व्यक्तियों का मत है कि प्रादेशिक संगठन बनाकर सामूहिक सुरक्षा पद्धति को लोकप्रिय व सुदृढ़ बनाया जा सकता है, किंतु वस्तु स्थिति इससे भिन्न है। क्योंकि भले ही यह कहा जाए कि सामूहिक जो प्रादेशिक संगठन बनाए हैं हमने अन्य हितों के लिए बनाए हैं, किंतु जो उसका पीछे का हित है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, वह क्या है, सामूहिक रक्षा ही होता है, और कहीं ना कहीं उससे सैन्य गुटबंदियाँ चलती रहती है। और प्रादेशिक संगठन एक क्षेत्रीय स्तर पर सीमित होंगे, जबकि सामूहिक सुरक्षा पूरे वैश्विक स्तर पर फैली होती है। तो ये इसके अंतर हो गए सामूहिक सुरक्षा और प्रादेशिक संगठन के। प्रादेशिक संगठन आपका क्या है, अन्य हितों से भी हो सकता है, जैसे व्यापारिक, धार्मिक, अन्य हित हो सकते हैं, किंतु जो सामूहिक सुरक्षा है उसमें मूल उद्देश्य विश्व शांति को स्थापित करना ही होता है। उसके पश्चात इसको, इन सब को देखने के, ये बार बार वही वार्सा पैक्ट और नाटो वाली घटना इसमें बार बार आ रही है, तो उसको अब मैं आपको 3 बार समझा चुका हूँ, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। अब आता है हमारे पास सामूहिक सुरक्षा और विश्व सरकार। यह समझना बहुत जरूरी है, इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक सुनना कि जो शांति व्यवस्था है उसको स्थापित हम 3 तरीके से कर सकते हैं। इससे पूर्व हम शक्ति संतुलन को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, और हमने समझा था कि शक्ति संतुलन के माध्यम से भी क्या है, शांति स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। किंतु मैंने आपको बताया था व्यावहारिक और आदर्श शक्ति संतुलन में काफ़ी अंतर है, आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे उसे। तो शक्ति संतुलन एक उपाय हुआ, सामूहिक सुरक्षा दूसरा उपाय है, और विश्व सरकार तीसरा उपाय है। तो ये तीनों ही क्या है, शांति स्थापित करने के उपाय हैं। किंतु जहां शक्ति संतुलन सबसे निचले स्तर का उपाय है, वहीं सामूहिक सुरक्षा हम ये मान सकते हैं बीच का उपाय है, और विश्व सरकार सबसे कारगर उपाय है। किंतु विश्व सरकार की अभी तक भी क्या है, विश्व में स्थापना नहीं हो पाई है। हमने कोई भी वैश्विक सरकार, भले ही संयुक्त राष्ट्र संघ इस प्रकार की भूमिका अदा कर रहा है, किंतु संयुक्त राष्ट्र संघ में भी आप जानते हैं कुछ राष्ट्रों का दबदबा है, और वे राष्ट्र जो कि वीटो प्राप्त राष्ट्र है, कई मामलों पे क्या है, वीटो पावर का प्रयोग कर देते हैं, और राष्ट्र के और जनता के हित को ध्यान न रखते हुए अपने व्यक्तिगत राष्ट्रीय हित जो है उन पर ध्यान रखते हुए निर्णय करते हैं। तो इसलिए इसको भी क्या है, हम वैश्विक सरकार नहीं मानेंगे, क्योंकि यह वैश्विक स्तर पर निर्णय नहीं लेती है, कुछ राष्ट्रों का इस पर प्रभुत्व है, यथा अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना भी इसमें कई बार वीटो कर चुका है। तो इन राष्ट्रों का इसमें क्या है, तो ऐसी विश्व सरकार स्थापित नहीं हो सकती है। और शक्ति संतुलन, आपने देखा कि शक्ति संतुलन से क्या है, सैनिक गुटबंदियां कहीं ना कहीं बढ़ती जाती है। तो सामूहिक सुरक्षा एक क्या है, मध्यम उपाय है कि सामूहिक सुरक्षा को स्थापित करके हम विश्व में शांति ला सकते हैं। तो इन तीनों में अंतर करना हो तो आप सबसे जो कारगर उपाय है वो विश्व सरकार है, किंतु उसको अस्तित्व में लाना क्या है, अभी संभव नहीं है, इसलिए सामूहिक सुरक्षा लाई हुई है। और शक्ति संतुलन से भी शांति स्थापित की जा सकती है, किंतु उससे सैनिक गुटबंदियों का खतरा बना रहता है, इसलिए उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। शक्ति के व्यवस्थापन की दृष्टि से सामूहिक सुरक्षा उपागम की स्थिति शक्ति संतुलन और विश्व सरकार के बीच में है। शक्ति संतुलन की तुलना में इसमें किसमें, सामूहिक सुरक्षा में शक्ति का नियंत्रण अधिक होता है। क्यों? क्योंकि वह समस्त लोगों के पास शक्ति होगी। शक्ति संतुलन में क्या है, जिसके पास संतुलन अधिक होगा उसके पास शक्ति होगी, जबकि सामूहिक सुरक्षा में सभी राष्ट्रों के पास बराबर शक्ति होती है। किंतु विश्व सरकार की तुलना में यह नियंत्रण क्या है, कम साबित होगा, क्योंकि विश्व सरकार जो होगी वो वैश्विक सरकार होगी, वो किसी देश के हित में कार्य नहीं करेगी बल्कि विश्व के हित में कार्य करेगी, और ऐसी सरकार अभी तक निर्मित नहीं हुई है, मैं आपको बार बार बता चुका हूं। जो इसलिए उपयोगी हो सकती है कि विश्व सरकार का अभी तक क्या है, कोई अस्तित्व नहीं है। सामूहिक सुरक्षा के समर्थकों का कहना है कि इसे एक संक्रमणकालीन उपाय माना जा सकता है, जिससे अंत में विश्व सरकार की स्थापना हो सकेगी। डॉक्टर अप्पोदोराय के अनुसार विश्व सरकार की स्थापना का पक्ष प्रबल है,
क्योंकि युद्ध को समाप्त किए बगैर उस असुरक्षा की समाप्ति नहीं हो सकती जिसके अंतर्गत मनुष्य रहते हैं, तथा विश्व शांति भी स्थापित नहीं हो सकती। विश्व शांति केवल विश्व सरकार की स्थापना से ही संभव है। किंतु अभी ये विश्व सरकार का सपना काफ़ी दूर का सपना है। हमें वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए तो नहीं लगता कि विश्व सरकार की और विश्व अग्रसर है, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे वो हमारा भारत हो या कोई भी अन्य देश हो, तो ऐसे कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। भले भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है आतंकवाद के खिलाफ विश्व को एकत्रित करने में, और जो आक्रमणकारी राष्ट्र हैं उनके खिलाफ विश्व को एकत्रित करने में, किंतु ऐसी कोई नीति भारत की भी नहीं लगती कि जिससे कि विश्व सरकार की स्थापना के पक्ष में वह कार्य कर रही हो। और क्योंकि परिदृश्य ही ऐसा है, भारत के जो संभावित शत्रु हैं किसी भी राष्ट्र को, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई आपका मित्र नहीं होता और कोई भी आपका क्या है, हमेशा शत्रु नहीं होता। तो जो हमारे वर्तमान के शत्रु हैं उनसे, या जो हमारे कभी भविष्य के शत्रु हो सकते हैं, उनसे बचने के लिए भारत को अपनी सैन्य सुरक्षा प्रबल करनी होती है। और सभी राष्ट्रों के साथ भी ये क्या है, संभावनाएं होती है। किंतु कुछ राष्ट्र स्पष्ट होते हैं कि उनका साम्राज्यवादी रवैया होता है, और कुछ राष्ट्र सचमुच भी क्या है, अपने सीमाओं की रक्षा के लिए सेना की क्या है, वृद्धि करते रहते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक, मुझे विश्वास है कि आप लोगों के समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो 4-5 टॉपिक्स पे हमने आज चर्चा की है। सामूहिक सुरक्षा, विश्व सरकार, सामूहिक रक्षा, सामूहिक मोर्चाबंदी, और इसके अलावा इग्नेस कलाट के 6 पूर्व मान्यताएं। तो इन पे से जो चीज़ आपके समझ में नहीं आई है कमेंट के माध्यम से बता दें, मैं कोशिश करूँगा उसको पुनः आपको कल के दिन समझा सकूं, या फिर कमेंट में ही अगर छोटी बातें होगी तो वहाँ समझा दूंगा। तो आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि आप लोगों को जो वीडियोज़ हैं वो पसंद आ रहे होंगे, और अगर सच में पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। आप लोगों का मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।